नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर सिनेमा हॉल को लेकर। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल खोले जाने पर अभी कोई फैसला सरकार ने यहां नहीं लिया है। कई राज्यों में आज से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं और कई महीनों बाद ये सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां आज सिनेमा हॉल आज से नहीं खुलेंगे। अभी इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, यानी कि जो फिल्म के शौकीन लोग हैं उनके लिए अभी खुशी नहीं है ये कि वो जाके फिल्म देख पाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे। बाकी कई राज्य हैं जहां आज से सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं। के कुछ हिस्सों में आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोल दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और जो सिनेमा एसोसिएशन है उसका कहना है कि इसको लेकर वो लगातार मिले भी हैं और एक दो बार अपने सरकार से अपनी बातें रखी हैं, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये जो सिनेमा हॉल है, जो मल्टीप्लेक्स है, वो कब से खुलेंगे, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बाद जो है वो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी अनुमति नहीं मिलने वाली है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है और जो एसोसिएशन है वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लगातार कोरोना के चलते तमाम जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी बंद थे, फिल्में भी उस तरह से बनी नहीं बन पाई हैं। तो अगर मान लीजिए परमिशन भी मिलता है तो पूरे देश भर में इस बात को लेकर भी एक तरह से कहें कि चिंतन किया जा रहा है कि किस तरह से फिल्में रिलीज की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो है वो एक तरह से कहें कि तमाम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसमें रिलीज हुई है, लेकिन जो सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स है, वहां पर जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और देख सकते हैं आपकी जो सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो टॉकीजों में या मल्टीप्लेक्स में जिस तरह की व्यवस्था होती है, सट्टे सट्टे से लोग बैठते हैं। हालांकि ये देखा जाएगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके की स्थिति है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर पर लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि क्या अभी जब देश के कुछ हिस्सों में जब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं, हालांकि देश भर में जब अनुमति दे दी है, लेकिन राज्यों ने अपने फैसले अपने हिसाब से रखे हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो सिने एसोसिएशन है वो भी लगातार नजर रखे हुए था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि आज से जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो सिनेमा हॉल है या जो मल्टीप्लेक्स है वो नहीं खुलेंगे, लेकिन ये भी है कि कब खुलेंगे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका तो ये तक कहना है कि दीपावली के तक भी चांसेस नहीं लगते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दीपावली में भीड़ बढ़ने के अंदेशे के चलते भी अनुमति न मिले। तो जाहिर तौर पर फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोविड-19 का संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बहुत सारी चीजों से खुद को दूर रखने की भी जरूरत है और संक्रमण का खतरा किस तरह से कम किया जा सके इस पर भी लगातार कोशिश करने की जरूरत है। और ऐसे में यदि ये है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने से, तो उस अंदेशे से अगर अनुमति नहीं दी जा रही है तो जाहिर तौर पर ये एक तरह से लोगों के भले के लिए है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ममता हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, छत्तीसगढ़ में जो फिल्म देखने के शौकीन होंगे जरूर उनको खुशी हुई होगी कि आज से खुल रहे हैं हॉल, लेकिन अब वो खुशी फिर से निराशा में तब्दील हुई। देखिए, एक उत्सुकता तो देखी जा रही थी कि कब शुरू होंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल कब से खुलेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अचानक से संक्रमण बढ़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप शुरुआती तौर पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का जो संकट था वो काफी कम था। एक तरह से कहें कि हम काफी सेफ जोन में चल रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति हो गई है तो हमने कई ऐसे राज्यों को पछाड़ दिया है जिन राज्यों को लेकर पहले हाहाकार मचा हुआ था और वहां स्थिति सामान्य हो गई है। हमारे यहाँ स्थिति लगातार बिगड़ रही है और मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो
ऐसे में जाहिर तौर पर जो सिने एसोसिएशन है वो भी बीच बीच में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन उनका खुद भी कहना है कि जब तक राज्य सरकार की से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और ये आज भी जिस तरह से स्पष्ट हो गया कि अभी तो फिलहाल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपको लग रहा है प्लानिंग किस तरह की चल रही है, आप लोगों ने कुछ प्लानिंग करके रखी है, आप लोग कुछ डिमांड रखेंगे, बातें रखेंगे, उनका कहना है कि अब जिस तरह की स्थिति हुई है कोई भी बात रखना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह नहीं खुल रहे हैं। और खासतौर पर महाराष्ट्र से जो फिल्मों का अगर हम बात करें, सिनेमा को लेकर जिस तरह से जो चीजें होती हैं, तो अब वो भी वहां पर भी जब तक महाराष्ट्र में नहीं खुलेगा तब तक छत्तीसगढ़ के लिए भी जो सिने एसोसिएशन है उसके लिए मुश्किल होगा फिल्में रिलीज करना। और दूसरी बात उनका कहना है कि दीपावली में भी हो सकता है परमिशन ना मिले। तो फिलहाल अगर हम देखें तो एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन देखना यह भी होगा कि एसोसिएशन का कहना है कि दोबारा जाके मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी बात रखेंगे और क्या चीजें हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और तमाम एहतियात के साथ में, उन सब ऑप्शंस को देख के सोचने के लिए कहा जाएगा। तो देखना ये होगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, मौतों का आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे में वो खुद भी इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या लोग सिनेमा हॉल तक या मल्टीप्लेक्स तक पहुंचेंगे। चलिए अब देखना होगा कि कब आखिर मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स खुलते हैं। शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी देने के लिए। और राजधानी भोपाल में आज सिनेमा नहीं खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स संचालक भी बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। सिनेमाघर संचालकों का कहना है आमदनी अटनी खर्चा रुपया। उधर सिनेमाघर खोलेंगे तो सिनेमाघरों में कोरोना को लेकर एक संदेश भी दिखाना अब अनिवार्य होगा। तो अब भोपाल में भी नहीं खुल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसे आने नहीं है इतने, आधे लोग अंदर बैठेंगे और इसलिए वो नहीं खोल रहे। एक बड़ी फिल्म का जरूर इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है तब खोलने की सोचें। अमरवाही में बीजेपी का आज शक्ति प्रदर्शन, नामांकन के जरिए ये शक्ति प्रदर्शन होगा। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक इसमें शामिल होंगे, विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें मरवाही से बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है ना। ममता, आज शक्ति प्रदर्शन होगा नामांकन के जरिए। बिल्कुल, देखिए मारवाही का जो उपचुनाव है वो तीनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कांग्रेस यहाँ पर एक तरह से दावे कर रही है कि 2 सालों में जो विकास हुआ है और उसके चलते वो जीतेंगे। हालांकि किस तरह का दबाव है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 मंत्री और 50 विधायकों के एक जिले के चुनाव के लिए उनको ड्यूटी लगानी पड़ गई और तमाम दिग्गज वहां पर जुटे हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस से अमित जोगी नामांकन कर भरेंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से जो डॉक्टर गंभीर सिंह है वो आज नामांकन भरेंगे। लेकिन इसके लिए तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, चाहे पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में एक तरह से कहें कि शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और रैली भी वहां पर निकाली जाएगी। और तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो आए ताकि दिखे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बीजेपी के लोग इनके समर्थन में हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों युद्धवीर सिंह ने चिट्ठी लिख दी थी और एक तरह से तंज के लहजे में विष्णुदेव साय को लिख दिया था कि आप ही क्यों नहीं मरवाही का चुनाव लड़ लेते, तो कहीं ना कहीं उससे एक चीज आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं फूट तो नहीं है। जो भाषा थी चिट्ठी की उसने कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बीच भी हलचल मचा दी थी। तो अब एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो पूरी कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि इसमें सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि क्या गंभीर सिंह चूंकि नाम प्रत्याशी का जो है वो सामने आ चुका है, वो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद में इस तरह की चिट्ठी और इस तरह का मैसेज जो है वो किस तरीके से क्या किसी प्रत्याशी का मोरल डाउन करता है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे इनकार किया, लेकिन अब एकजुट होकर तमाम बड़े नेता वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। गंभीर सिंह के साथ में वो जाएंगे वहां पर और यही भी संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरी पार्टी जो है उनको लेकर एकजुट है। और दूसरी बात यह है कि ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी सबसे मजबूत हैं। तो ये एक तरह से कहें कि जब चुनाव में नामांकन भरने के लिए जब जाते हैं कोई किसी भी प्रत्याशी को लेकर, तो तमाम बड़े नेता ये भी बताने की कोशिश करते हैं, जो बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, कि हम सब लोगों का आशीर्वाद इस प्रत्याशी को जो है वो मिला हुआ है, ताकि एक मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में भी मजबूत जाए और इसको उसी तरह से देखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी देने के लिए।
धमतरी वन मंडल में ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहां जंगल को घेरने के लिए 14 किलोमीटर दीवार बनाई जानी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बिना नींव के ही 4 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। आपको बता दें, गंगरेल बांध के किनारे 1000 हेक्टेयर जंगल की वॉल फेसिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए विभाग ने स्वीकृत किए हैं। इसमें कक्ष क्रमांक 190, 91, 94, 95, 96, 197 और 98 के जंगल को घेरा लगाकर सुरक्षित करना है और इस घेरे की लंबाई 13,728 मीटर होगी, यानी करीब 14.25 किलोमीटर। प्रोजेक्ट के मुताबिक घेरे में आधी ऊंचाई तक ईंट की दीवार और आधी में लोहे की जाली लगनी है। ये काम वन विभाग खुद करवा रहा है। जाहिर है सारी जिम्मेदारी रेंजर की है। काम शुरू हुआ और करीब 4 किलोमीटर लंबी घेराबंदी भी खड़ी हो गई, लेकिन इस दीवार के नीचे नींव ही नहीं डाली गई। जी हाँ, सारी बिना नींव के ही सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो बनाया गया उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि खाली हाथों से ही दीवार की ईंटें अलग हो जा रही हैं। अब डीएफओ ने गड़बड़ी की खबर मिलते ही काम रुकवाया, जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कहा नुकसान की वसूली कर्मचारियों से की जाएगी। एक 1000 हेक्टेयर में पूरा फेंसिंग काम हुआ नहीं है, अभी प्रारंभिक चरण में है। शिकायत मिली थी तो उसकी जांच कराई जा रही है। कार्य बंद कर दिया गया था, जो स्थिति जैसी थी उसमें कार्य बंद कर दिया गया था और आरईएस विभाग को भी इसका मूल्यांकन और इसका जो मजबूती के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और उसमें और क्या क्या किया जा सकता है कहा गया है। यदि लागत में किसी प्रकार के जो भी उसका मूल्यांकन आएगा उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा और यदि कहीं पे कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो भी जिम्मेदार कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धमतरी के गंगरेल के आसपास के करीब 1000 हेक्टेयर जंगल को घेराबंदी करने के लिए वन विभाग ने ये काम करवाया, लेकिन इस काम की गुणवत्ता में 100 सवाल खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है कितने घटिया स्तर पे बनी है। यहाँ पर जो एंगल लगे हुए थे वो शायद चोर यहाँ से काट कर या चुरा कर ले गए हैं। इस पूरी दीवार की लंबाई जो है वो करीब 14.25 किलोमीटर है और इसकी लागत जो बोर्ड में दिखाई गई है वो करीब 2.5 करोड़ रुपए है। लेकिन इस 14 किलोमीटर लंबी दीवार के नीचे कोई नींव नहीं है, सीधा ज़मीन के ऊपर इसे खड़ा कर दिया गया है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कोई कैसे कर सकता है? बिना नींव के दीवार कितने दिनों तक टिकेगी? और ये पूरी लागत है जो भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किसकी अनुमति से ये बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया, ये बड़ा सवाल है। और अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ा हैरान करने वाला मामला है, वाकई में नींव ही नहीं डाली और इसके पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? जी, सवाल दोहराएंगे। अभिषेक, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि दीवार बना दी इतनी लंबी और नींव नहीं डाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधा सीधा आंख से दिखाई देने वाला मामला है कि जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया 1000 हेक्टेयर जंगल को घेरने का, लेकिन ऐसी दीवार बनाई जो शायद किसी भी दिन किसी भी पल अपने आप गिर सकती है क्योंकि नीचे नींव ही नहीं है। और हैरान करने वाली दूसरी बात यह है कि अगर 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनी तो वो 1-8 घंटे में नहीं बनेगी, उसको बनने में भी लंबा समय लगा होगा। इस बीच पूरे वन विभाग के आला अफसर क्या करते रहे? डीएफओ का खुद कहना है कि उन्होंने निरीक्षण किया था, लेकिन अगर उन्होंने निरीक्षण किया था तो क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी को वो पकड़ नहीं पाए? ये क्या उनकी नाअहली है? और ये पूरा मामला लाखों रुपए खर्च हो गए, तब जाकर अब जाकर जो मामले को निर्माण को रोका गया है। अब भी कई सवाल हैं कि जो खर्च हो चुका है उसकी भरपाई कैसे होगी। हालांकि मामले की जांच की बात की जा रही है, लेकिन बड़ा मामला ये है कि खुलेआम पर भ्रष्टाचार वन विभाग के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायपुर से, पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। सीएम हाउस में पानी सप्लाई नहीं होगा और राजभवन में भी आज पानी सप्लाई नहीं होगा। इंटरकनेक्शन का काम किया जा रहा है। राइजनिंग मेन लाइन में इंटरकनेक्शन का काम 12 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई बाधित रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर जबलपुर से, जहां सड़क पर उतरी डॉक्टर राजकुमारी बंसल हाथरस कांड में सुर्खियों में आई थी और जमात इस्लामी के साथ आज विरोध प्रदर्शन किया। जमात इस्लामी संगठन के साथ गाजीबाग में प्रदर्शन किया और
सरकारी डॉक्टर राजकुमारी ने प्रदर्शन किया है। सरकारी कर्मचारी के प्रदर्शन पर अब सवाल उठे हैं कि क्या ये कदाचरण की श्रेणी में नहीं, क्या राजकुमारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो राजकुमारी आपको बता दें सुर्खियों में कब आई, हाथरस गैंगरेप कांड जो बहुत सुर्खियों में रहा और वहां पर ये मिली, इन पर यह भी आरोप था कि ये वहां पर उनकी रिश्तेदार बनकर बयान देती रहीं और बात करती रहीं आगे बढ़कर और अब ये प्रदर्शन कर रही हैं जमात इस्लामी के साथ मिलकर। प्रतीक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, सुर्खियों में आई और अब जमात इस्लामी के साथ प्रदर्शन, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए बेशक श्रद्धा, कहीं ना कहीं अभी नया सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जमात इस्लामी के साथ ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और उसे कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं। ये वही जगह है जहां बीते साल सीए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था और पास ही स्थित गाजीबाग में करीब 1 माह तक तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो धरने पर बैठे रहे। तो इस बीच चूंकि इसके पूर्व जो टीम है मेडिकल अस्पताल की, उन्होंने कहा था कि हम नोटिस इसलिए नहीं जारी कर रहे क्योंकि वो किसी सोशल मीटिंग में तो गैदरिंग में शामिल नहीं है और कदाचरण की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आई है तो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक भड़काऊ सी बात भी वो समाज विशेष की महिलाओं से कर रही है। सिस्टम पर कड़े सवाल बार बार वो उठा रही हैं। अगर उस वीडियो को हम ध्यान से सुनेंगे, सिस्टम पर लगातार वो प्रहार कर रही हैं। बीते दिनों जितने भी दलितों के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में सुर्खियां रही, उन मामलों में सरकारों ने क्या किया, सरकार बंदी तो किस प्रकार से हौसले बुलंद हो गए, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है सिस्टम, ये तमाम जो गंभीर बड़ी संदिग्ध सिंह की भूमिका। और इसके बाद तो अब जब ये वीडियो सामने आया जो आप बता रहे हैं प्रतीक, की माना जा रहा है कि पिछले साल जब सीए और एनआरसी का विरोध था तब का ये वीडियो है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनकी अब। श्रद्धा, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दरअसल ये वो स्थान है जहां पर दंगा हुआ था। उसी स्थान पे कल ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी और तमाम जो जमात इस्लामी की मुस्लिम महिलाएं उनके साथ ही शिरकत कर रही हैं। बेशक जो कॉज है धरना प्रदर्शन का वो सोशल हो सकता है, जनहित में हो सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने इस प्रदर्शन में कही हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक शासकीय सेवक सिस्टम पर खुलेआम आवाज उठा रहा है, सोशल गैदरिंग में शामिल हो रहा है। क्या कुछ आवाज इन्होंने उठाई है, बता सकते हैं क्या क्या बातें इन्होंने वहां पर कही है? देखिए स्पष्ट रूप से अगर बताया जाए श्रद्धा, तो सिस्टम पर सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाई है और उन्नाव की घटना का जिक्र उन्होंने किया, कठुआ के जो केस हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया है। और अगर वर्डिंग्स की बात की जाए तो जिस प्रकार से वो महिलाओं को संबोधित करते हुए बार बार सिस्टम पर एक कड़ा प्रहार कर रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि क्या जिस प्रकार से सिस्टम हर एंगल पर अपनी मनमानी कर रहा है, अपराधियों के साथ खड़ा हो रहा है सिस्टम। कठुआ केस में पता है आपको, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उन्नाव और हाथरस का मामला आपको पता है, हाथरस में रात को ही लड़की को जला दिया गया। आने वाले दिनों में घर में ये कांड होगा। जितना सहते जाओगे सिस्टम उतना ही अपनी हदें बढ़ाता जाएगा। तो ये तमाम जो सवालात हैं वो सिस्टम पर उठाते हुए ये बातें उन्होंने कही हैं, तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सिस्टम। इन पर आरोप ये भी लगा था कि ये नक्सली हैं, ये बात भी तब सामने आई थी और अब इस तरीके की ये बयानबाजी कर रही हैं। बेशक सत्ता, यही वो सवाल है जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो इस प्रकार से विद्रोह की आवाज इन्होंने उठा दी है। ये चूंकि हाथरस गई थी उसके बाद से लगातार सुर्खियों में रही। जो एसआईटी यूपी थी उसने इनपुट जो न्यूज़ 18 इंडिया को दिए थे कि इनके नक्सल कनेक्शन हो सकते, तमाम आरोप जो है वो इन पे लगे थे और गंभीर आरोप लगे थे। इस बीच अब तक एसआईटी ने इनसे ना तो कोई पूछताछ करी और ना ही कोई पुलिस यहाँ पहुंची है, लेकिन लगातार ये सवालों में है। और अब जब ये जमात इस्लामी के साथ इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रही है तो समझ सकते हैं कि इनके जितने ताल्लुकात हैं वो तमाम ऐसे संगठनों से हैं जो सवाल इन पर और ज्यादा खड़े कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सबसे पहले मेडिकल प्रबंधन क्या कदम उठाता है, जो कि अब सोशल गैदरिंग में शामिल हैं, सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम आरोप सिस्टम पर लगा रही हैं। तो अब क्या इन्हें सस्पेंड या नोटिस जारी किया जाएगा या नहीं? भड़काऊ बयानबाजी कर रही है और अब देखना होगा वाकई में कि क्या कुछ इन पर अब एक्शन होता है, मेडिकल इन पर क्या कुछ विभाग जो है वो क्या एक्शन लेता है। और जैसा कि प्रतीक ने बताया ये जगह वही है जहां पर वो प्रदर्शन पिछले साल सीए और एनआरसी को हुए थे, लेकिन ये प्रदर्शन कल इन्होंने किया है जमात इस्लामी के साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। किसी भी पीड़ित परिवार की मदद करने की या कोई भी शख्स हिम्मत ना करे सिस्टम के आगे खड़ा होने की, तो इस बात के लिए मुझे इतना टारगेट किया गया, आपने देखा होगा। और दुर्ग से खबर, आमरण अनशन पर बैठे सांसद विजय बघेल अनशन पर बैठे। बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए अनशन, समर्थकों की रिहाई होने तक करेंगे अनशन। पाटन के अस्थायी जेल में है विजय बघेल, आज भी जारी है सांसद का अनशन। तो विजय बघेल अनशन करेंगे, आज भी जारी है। और आपको बता दें कि
समर्थकों के बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए मिथिलेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, अभी तक अनशन पर हैं सांसद विजय बघेल। श्रद्धा, बिल्कुल 21 घंटे करीब हो गए हैं। सांसद विजय बघेल अपने समर्थकों के निशर्त रिहाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ में सैकड़ों समर्थक भी हैं और ये मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। सांसद विजय बघेल का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके जो समर्थकों को जो झूठा आरोप लूट का लगाकर गिरफ्तार किया गया, जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती निशर्त, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। तो इस तरह से कल एक बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पाटन में किया था। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में वे पाटन पहुंचे और गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्होंने रोक लिया और इस बीच में काफी झुमाझटकी भी हुई थी। उसके बाद वो तब से वो अस्थायी जेल में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और स्पष्ट किया है कि उन्होंने कि ये अनशन लगातार जारी रहेगा। प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं जो वो लगातार इनके साथ संपर्क में हैं और आज जिस तरह से लोगों से आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में पाटन पहुंचे, तो आज भी श्रद्धा है कि कहा जा सकता है कि एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और सैकड़ों समर्थक वहां पे पहुंचने के लिए आह्वान किया गया है। तो लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं आज जो है बड़े जो नेता है प्रदेश के, वो भी यहाँ पर आज पाटन पहुंच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स पेडलिंग मामले में 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों कारोबारी के नाम हर्षदीप जुनेजा और संभव पारख है। हर्षदीप जुनेजा पीआईपी रोड पर एक हुक्का बार का संचालन करता है, जबकि संभव पारख होटल क्वींस क्लब का मैनेजर रह चुका है। दोनों को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। इस मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और रायपुर ड्रग पैडलिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। जीआरपी आरक्षक लक्ष्मण गाइन की गिरफ्तारी हुई है और लक्ष्मण गाइन की जमानत याचिका को भी एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2830 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा 272 मरीज मिले। कोरोना से 24 घंटे में 33 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,809। कुल पीड़ितों की संख्या 1,50,696। अब तक 1339 लोगों की कोरोना से मौत। 1,21,548 हुए रिकवर। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2619 नए मरीज। राजधानी रायपुर में 339 मरीज। कुल मरीजों की संख्या 1,50,000 के पार।